बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करें जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान मुसाफिर त्यारा हादसे का शिकार। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के नतीजे में 124 अफराद हलाक, 2 को जिंदा बचा लिया गया। त्यारे के अक़बी हिस्से में मौजूद मुसाफिरों को बचाने की कोशिशें जारी हैं, ताहम हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि बाकी अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें इंतहाई कम हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि तैयारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया है और इसके साथ साथ तैयारा रनवे से उतर कर बाढ़ से जा टकराया, जिससे तैयारे में आग भड़क उठी। हादसा जनूबी कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर पेश आया। तैयारे में 175 मुसाफिर और 6 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। तैयारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से वापस आ रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। पैगाम में कहा, मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ है। हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस है। गम की इस घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। अपने पैगाम में कहा कि मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ। हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस है। कुरम अमन माहिदे की तफसीलात सामने आ गई। अमन माहिदा 14 नकात पर मुश्तमिल है। अमन माहिदे के मुताबिक लोकल अमन कमेटी किसी भी तनाज़े की सूरत में उसे हल करेगी। मकामी कमेटी की नाकामी की सूरत में ज़िले कमेटी हल निकालेगी। नाकामी की सूरत में ग्रैंड जिरगा, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। बैंकर्स को 1 माह के अंदर ख़त्म किया जाएगा। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। भारी असलहे को जमा किया जाएगा और साथ ही साथ बंकर्स को 1 माह के अंदर ख़त्म किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद है। जी आबिद हमीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो कुरम अमन मुआहिदा है इसकी तफसीलात सामने आ गई हैं, अगरचे कि अभी इस मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हुए हैं और उम्मीद है कि आइंदा 2 रोज में इस पर दस्तखत हो जाएंगे। जो तफसीलात हमें मिली हैं, जो दस्तावेजात हमें हासिल हुई हैं, उसके मुताबिक 1 माह के अंदर जो है जिला कुरम में तमाम बंकर्स को जो अभी मौजूद है उनको पहले से मौजूद है उनको खत्म किया जाएगा और इसके बाद किसी भी किस्म के बंकर बनाने पर पाबंदी होगी। इसी तरह असलहा भी जो है वो जमा कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो कवायद व जवाबित हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं और उसके मुताबिक जो है उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई पर इत्तेफाक किया गया है और कबाइल को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ये बात भी काबिल जिक्र है इस अमन मुआहिदे में कि जिस इलाके से किसी भी काफिले पर या किसी भी गाड़ी पर या फायरिंग या कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाकया हुआ तो उस इलाके के लोग इसके जिम्मेदार होंगे और उन पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। सड़कों शाहराहों की हिफाजत जो है वो भी यकीनी बनाई जाएगी। जो मकामी कबाइल हैं, जो मकामी लोग हैं, वहाँ पे गांव के लोग हैं, वो इसकी हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। लोकल अमन कमेटी जो है वो किसी भी तनाज़े की सूरत में से हल करेगी। साबिक और मौजूदा सेनेटर्स, इसी तरह साबिक और मौजूदा MNAs और जो है वो इसमें किसी भी तनाज़े की सूरत में सामने आएंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे और अगर मामला हल नहीं होता है तो फिर ग्रैंड जरगा, सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत जो है वो इसमें मुदाखलत करेंगे और उसको ख़त्म किया जाएगा। इस बात की भी यकीन दहानी मांगी गई है अमन मुआहिदे में कि इस मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा और इसकी खिलाफ वर्जी किसी सूरत में नहीं की जाएगी। ग्रैंड जरगे ने इस हवाले से मजीद 3 दिन का वक्त मांगा है। इसमें कुछ नुकात पर अभी इत्तेफाक होना बाकी है, जिसमें एक फरीक के साथ बातचीत होगी और उम्मीद है कि मंगल तक जो हमारी बात हुई है, मंगल को दोबारा ग्रैंड जरगा होगा जिसमें इस मुआहिदे पर दस्तखत होने के इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद हमीद, आप हमें आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया है। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट पर ले आएंगे। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। सैलरी क्लास पर बोझ नहीं डाल सकते, सबको टैक्स देना होगा। 2025 में हम मुल्क की मईशत को लेकर मजीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है। आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी, खैरात से मुल्क नहीं चलते, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। अब 2025 को हमने अब इसको ये जो फाउंडेशन क्रिएट की है, इस पे इंशाल्लाह हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं
ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، جو ٹیکس اتھارٹی ہے اس میں جو اصلاحات لا رہے ہیں۔ نون لیگ کو حکومت کرنی ہے تو اتفاق رائے سے فیصلہ کرنا ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان، نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت نہیں کہ یک طرفہ اور متنازعہ فیصلہ کرے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت سازی میں وزیر اعظم کے لیے انہیں ووٹ دیا، نہریں نکالنے کا فیصلہ بھی کالا باغ ڈیم کی طرح یک طرفہ ہے۔ اگر آپ نے کامیابی سے کسی چیز کو حاصل بھی کرنا ہے تو اتفاق رائے سے مل بیٹھ کے بات چیت کر کے اگر کوئی منصوبہ بنایا جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ جو پارلیمان میں ان کے اسٹرینتھ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے 90 کے دہائی میں جب ان کے پاس 2/3 اکثریت تھا یا کسی اور وقت میں۔ ایسے یک طرفہ فیصلہ جو کہ متنازع ہو، ان کا خیال میں شاید ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے۔ ایک زمانے میں کسی نے سوچا تھا کہ وہ کالا باغ ڈیم بنائے گا، آپ مجھے بتائے وہ ڈیم کہاں ہے؟ اس زمانوں میں وہ یک طرفہ فیصلہ کو ہم نے ہی ناکام کروایا۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں؟ پہلے یہ ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان کو اٹامک ویپن کیوں ملا۔ یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے اور اس کی سزا بھی گری خدا بخش میں دفن ہوئے شہیدوں نے برداشت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان کو اٹامک ویپن تو ملا مگر اس کے لیے جو بندوق تھا وہ آپ کی مثال ٹیکنالوجی پروگرام۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پاکستان کے تشخص کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے دنیا میں پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کیا ہے۔ عوام ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ جمہوریت کے حصول آمریت کے خلاف صرف پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت نظر آئی پاکستان کے جتنے بھی آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں تو آپ کو جمہوریت کے حصول اور آمرانہ سوچ اور رویے کے خلاف اگر کھڑی ہوئی کوئی جماعت نظر آئی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ ہم ان کا کورم پورا کریں قومی اسمبلی میں۔ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ ہم ان کے بلز کو آنکھ بند کر منظور کریں۔ آج کی جنریشن اور اس کے بعد کی جنریشن الفا جنریشن، وہ بچے تو کمپیوٹر پر ہی سارا کام کرتے ہیں، ان کی ریسرچ کا دار و مدار کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جو الیکٹرانکلی کام کرتے ہیں وہ ٹھپ ہو چکا ہے۔ ہم ڈیجیٹل نیشن کی بات کیسے کر سکتے ہیں اس ملک کو بنانے کی؟